हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसको बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और इसे एक एग्जाम्पल द्वारा भी समझेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। अच्छा, अब समझ लेते हैं डबल कॉलम कैश बुक, है ना। डबल कॉलम मतलब दो खाने वाली कैश बुक। अच्छा, जैसे ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, डबल कॉलम, दो कॉलम होते हैं। लेकिन किस चीज के दो कॉलम होते हैं? अमाउंट के दो कॉलम होते हैं। कौन कौन से? कैश एंड बैंक, ठीक है ना। कैश कॉलम में तो क्या दर्ज किया जाता है? कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है। और बैंक में क्या किया जाता है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये बनाने का एक लाभ क्या है, बेनिफिट क्या होता है कि लेजर में कैश अकाउंट नहीं खोला जाता और बैंक अकाउंट दोनों ही नहीं खोले जाते जब डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है, ठीक है। जब बिजनेस में डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है तो लेजर में कैश अकाउंट भी नहीं खोलना पड़ता और बैंक अकाउंट भी नहीं खोलना पड़ता है। तो एक डबल कॉलम कैश बुक बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो देख लेते हैं। तो इसमें ये है कि जो बैंक अकाउंट है, बैंक का कॉलम है, वो एक पर्सनल अकाउंट है ना। बैंक अकाउंट क्या है? एक व्यक्तिगत खाता है। तो बैंक अकाउंट में एक व्यक्तिगत खाते का, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। कौन सा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट किया जाए और देने वाले को क्रेडिट किया जाए। ये हमारा व्यक्तिगत खाते का नियम है। तो कहने का मतलब है कि जब कैश बुक में बैंक से रिलेटेड, बैंक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा तो इस रूल को फॉलो किया जाएगा। तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कौन से हैं? एक तो अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में रकम को जमा किया जाए, या अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से रकम को निकाला जाए, या चेक इशू किए जाए, है ना। तो ये दो चीजें हैं, बैंक में या तो रकम जमा की जाए या बैंक से रकम निकाली जाए। इससे क्या होगा? बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। तो जब अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में अमाउंट को डिपॉजिट किया जाता है तो कैश बुक में बैंक के डेबिट के कॉलम में क्या किया जाएगा? अमाउंट को लिखा जाएगा। बैंक का कैश बुक के डेबिट साइड बैंक अकाउंट को क्या किया जाएगा? बैंक के कॉलम को डेबिट किया जाएगा। और दूसरी चीज क्या है? जब बैंक से अमाउंट निकाली जाती है तो क्या किया जाएगा? कैश बुक के क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम में इसे दर्ज किया जाएगा। अच्छा, ये जो चीजें हैं, ये जो दोनों एंट्रीज है, ये क्या कहलाती है? कॉन्ट्रा एंट्रीज कहलाती है, विपरीत प्रविष्टियां, है ना। विपरीत प्रविष्टियां क्या होती है? एंट्रीज विच इफेक्ट बोथ बैंक एंड कैश कॉलम एंड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्रीज यानी विपरीत एंट्रीज वो एंट्रीज है जो कि कैश बुक के दोनों, बैंक के कॉलम को और कैश के कॉलम को इफेक्ट करती है और डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों को इफेक्ट करती है, समान रूप से इफेक्ट करती है। तो ये क्या कहलाती है? कॉन्ट्रा एंट्रीज कहलाती है। कॉन्ट्रा एंट्रीज दो ही होती हैं। कौन सी? अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक या अमाउंट विदड्रॉ इन फ्रॉम बैंक, ठीक है ना। जैसे अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक की जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक यहाँ पे रिसीवर है, बैंक में रकम जमा कराई जा रही है, तो बैंक क्या हो रहा है? पाने वाला हो रहा है। तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया जाएगा? क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कैश जा रही है तो कैश को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। और दूसरी क्या होती है? जब बैंक से रकम निकाली जाए, ठीक है ना, तो व्यवसाय में क्या आ रही है? कैश आ रही है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया जाएगा? क्योंकि व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है व्यवसाय में उसे डेबिट किया जाता है। और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बैंक क्या है? गिवर है, ठीक है। तो ये एंट्रीज क्या कहलाती हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज कहलाती है। इनको कैश बुक में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये क्या है? कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक का एक फॉर्मेट मैंने रफली बनाया है। क्या है इसमें? डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF नंबर और अमाउंट में कितने कॉलम होंगे? दो, कैश एंड बैंक।
ऐसे क्रेडिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ नंबर, कैश एंड बैंक अमाउंट। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, अमाउंट के 2 कॉलम है। ये साइड तो है हमारा डीआर और ये साइड क्या है, सीआर, क्रेडिट। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हम समझते हैं क्या, कि बैंक में रकम जमा कराई गई है। तो क्या किया था हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसको कैश बुक में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, तो जब हम बैंक में रकम जमा करा रहे हैं तो बैंक कैश बुक में बैंक का कॉलम डेबिट साइड इफेक्ट होगा और कैश का कॉलम क्रेडिट साइड इफेक्ट होगा। एंट्री क्या होगी, मान लीजिए 20 मार्च को 20 मार्च को हमने 20,000 रुपीज बैंक में जमा कराए, तो डेट में क्या आ जाएगा 20 मार्च, है ना। अमाउंट 20,000 टू कैश अकाउंट, बैंक के कॉलम में क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि बैंक यहाँ पे क्या है, रिसीवर है। और यही एंट्री 20 मार्च को ही क्रेडिट साइड क्या होगी, बाय बैंक अकाउंट, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में लिखी जाएगी, कैश अकाउंट, कैश के कॉलम में लिखी जाएगी। ये कौन सी कंडीशन है, जब बैंक में रकम जमा कराई जा रही है। अच्छा, मान लीजिए 21 मार्च को हमने क्या किया, 25,000 की कैश विड्रॉ करी, ठीक है ना, कैश विड्रॉ करी, तो कैश तो बिजनेस में आई, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या होगा, कैश का कॉलम डेबिट साइड इफेक्ट होगा ना, डेबिट साइड कैश के कॉलम में क्या एंट्री होगी, टू बैंक अकाउंट, और यही एंट्री क्रेडिट साइड क्या होगी, बाय कैश अकाउंट, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में आएगी, बैंक के कॉलम में आएगी 25,000। तो इन एंट्री से क्या हो रहा है, दोनों ही, जैसे फर्स्ट एंट्री से बैंक का कॉलम भी इफेक्ट हो रहा है और कैश का कॉलम भी इफेक्ट हो रहा है, और दोनों साइड इफेक्ट हो रहे हैं, डेबिट साइड भी इफेक्ट हो रहा है और क्रेडिट साइड भी इफेक्ट हो रहा है। इधर इस वाली एंट्री से भी कैश का कॉलम भी इफेक्ट हो रहा है और बैंक का कॉलम भी इफेक्ट हो रहा है। बैंक का कॉलम तो क्रेडिट साइड इफेक्ट हो रहा है और कैश का कॉलम कौन सा इफेक्ट हो रहा है, डेबिट साइड इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, जैसे और एंट्रीज को तो लेजर में पोस्टिंग की जाती है, कैश बुक में जो भी एंट्रीज की जाती है, जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है, उनकी पोस्टिंग बाद में कंसर्निंग अकाउंट में कहाँ की जाती है, लेजर में की जाती है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रा एंट्रीज है, इनकी एंट्री काली क्या होगी, पोस्टिंग इनकी लेजर में नहीं होगी, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो गया, कैश बुक में इनकी रिकॉर्डिंग हो गई। तो इसको डिनोट कहाँ करेंगे, एलएफ नंबर के कॉलम में सी करके डिनोट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लेजर में इनका कोई पेज खोला नहीं गया है, तो सी करके लेजर फॉलियो नंबर में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी मतलब कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब इसको यहीं पे इसकी लेजर में पोस्टिंग नहीं की जाएगी, कैश बुक में ही इसकी पोस्टिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग हो गई। तो एक बार आप और समझ लीजिए बोर्ड में देख के। नेक्स्ट चीज है ध्यान रखने वाली बात क्या है, ओपनिंग बैलेंस। तो कैश बुक में जो कैश कॉलम के ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट डेबिट बैलेंस होता है ना। रोकड़ खाते का शेष क्या है, हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। तो इसे किस तरह से दिखाया जाता है, कैश बुक के डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी करके दिखाया जाता है। लेकिन जो बैंक का कॉलम है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों बैलेंस होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि बैंक का डेबिट शेष है तो इसे डेबिट साइड क्या करके दिखाया जाएगा, टू बैलेंस बीडी करके दिखाया जाएगा। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो इसे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी करके दिखाया जाएगा। और क्वेश्चन में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो ये क्या माना जाएगा, बैंक का क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा और उसे बाय बैलेंस बीडी करके दिखाया जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि बैंक से जितनी हमारी जमा रकम थी उससे ज्यादा अमाउंट निकाली गई है। मान लीजिए हमने बैंक में क्या किया है, 1 लाख रुपए जमा, बैंक अकाउंट में हमारे 1 लाख रुपए जमा थे और हमने निकाले कितने हैं, 1,50,000 रुपए निकाल दिए। तो ये 50,000 हमारा क्या माना जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट माना जाएगा और ये क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट की परमिशन बैंक से हमें लिमिट मिलती है तभी बैंक ओवरड्राफ्ट किया जा सकता है। इसको एक बार देख लीजिए बोर्ड पे लिखे हुए को। नेक्स्ट है रिसीप्ट ऑफ चेक और बैंक ड्राफ्ट, है ना, चेक या बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति। बिजनेस में किसी अमाउंट के अगेंस्ट कोई चेक रिसीव होता है डेटर से या बैंक ड्राफ्ट रिसीव होता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है। तो
तो ऐसी कंडीशन में दो बातें हो सकती है, या तो चेक सेम डे ही बैंक में जमा करा दिया जाए, या चेक पहले एक बार रिसीव किया जाए और बाद में उसे बैंक में जमा कराया जाए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि डिपॉजिटेड इन सेम डे इन बैंक, उस चेक को सेम डे ही बैंक में जमा करा दिया जाता है। तो क्या किया जाता है, सिंपल ही बैंक के डेबिट कॉलम में उसे एंटर कर दिया जाता है, जिससे भी ये चेक रिसीव हुआ होता है उस नाम से उसे बैंक कॉलम में क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि नॉट डिपॉजिटेड इन सेम डे, मतलब चेक एक बार तो रिसीव कर लिया जाता है लेकिन बाद में उसे बैंक में जमा कराया जाता है। तो क्या किया जाता है तो पहले तो उसके नाम से, रिसीवर के नाम से कैश के डेबिट कॉलम में एंट्री की जाती है, बाद में जिस दिन बैंक में जमा कराया जाता है वो चेक, उस दिन क्या की जाती है, कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए 15 फरवरी को एक चेक गुरप्रीत से रिसीव किया गया, कितने अमाउंट को, 25,000 का चेक रिसीव किया गया। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि ये 15 फरवरी को ही क्या कराया गया, बैंक में जमा करा दिया गया। तो क्या एंट्री की जाएगी, तो गुरप्रीत अकाउंट डेबिट में बैंक के कॉलम में क्या हो जाएंगे, 25,000 रुपीज जमा हो जाएंगे। एक ही एंट्री होगी, जब ये सेम डे ही बैंक में जमा करा दिया जाए। मान लीजिए 15 फरवरी को चेक रिसीव हुआ है और दूसरी कंडीशन क्या है कि इससे कब जमा कराएगा, 20 फेब को क्या कराया गया, बैंक में डिपॉजिट कराया गया। तो क्या एंट्री होगी, तो दो एंट्री होंगी। पहले तो 15 फरवरी को चेक रिसीव होगा तो गुरप्रीत के नाम से, लेकिन बैंक के कॉलम में एंट्री ना की जाके ये कहाँ की जाएगी, कैश के कॉलम में 25,000 डेबिट किए जाएंगे। इसके बाद जब 20 फरवरी को इसे बैंक में जमा कराया जाएगा तो वही कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ठीक है ना। कॉन्ट्रा एंट्री बैंक में जमा कराने की क्या होती है, बैंक के कॉलम में तो डेबिट हो जाता है 25,000 और कैश के कॉलम में क्या हो जाएगा ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कैश के कॉलम में ये 25,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट वही पड़ेगा, कैश में एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट हो गया, तो कैश अकाउंट से तो ये क्या हो गया, मतलब अपलेखन हो गया इसका, और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, बैंक अकाउंट में डेबिट में पड़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई ये नहीं दिया हुआ हो कि सेम डे बैंक चेक जमा कराए गए हैं या बाद में जमा कराए गए हैं, तो क्या मान लिया जाएगा, इस चेक को क्या कर दिया गया है, सेम डे बैंक में जमा करा दिया गया है। इस तरीके से उसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एक बार बोर्ड पे लिखे हुए को देख लीजिए। नेक्स्ट है पेमेंट बाय चेक। चेक के द्वारा अगर पेमेंट किया जाता है, मान लीजिए हमारे क्रेडिटर्स को चेक इशू किए जाते हैं किसी पेमेंट के अगेंस्ट, तो क्या किया जाता है, कैश बुक में बैंक के कॉलम में इसे क्रेडिट में क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। हाथों हाथ उस चेक की एंट्री कहाँ की जाती है, कैश बुक के क्रेडिट में बैंक कॉलम में की जाती है, ताकि पता चल जाए कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है। जैसे इसी वाले एग्जांपल में मान लीजिए गुरप्रीत को हमने 25,000, गुरप्रीत हमारा क्रेडिटर है, उसे 25,000 के चेक इशू किए हैं 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी को कैश बुक के क्रेडिट साइड बाय गुरप्रीत लिखा जाएगा और बैंक की कॉलम में कितनी अमाउंट लिखी जाएगी, 25,000 लिखी जाएगी। नेक्स्ट है डिसऑनर ऑफ चेक। चेक का अनादरित हो जाना। चेक का अनादरित मतलब बैंक क्रेडिटर से हमें चेक रिसीव हुए, उनको हमने बैंक में जमा कराया, मान लीजिए उनमें से कोई चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब क्या है कि उसका पेमेंट अब हमें रिसीव नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो डिसऑनर होने पर इसे क्या किया जाता है, बैंक के कॉलम में क्रेडिट किया जाता है, उस अमाउंट से बैंक के कॉलम को क्रेडिट किया जाता है। कहने का मतलब है जो चेक डिपॉजिट करने की एंट्री होती है उससे रिवर्स एंट्री की जाती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 15 फरवरी को गुरप्रीत से चेक रिसीव हुए कितने के, 25,000 के। तो 15 फरवरी को कैश बुक में इसे कैसे एंटर किया जाएगा, टू गुरप्रीत करके बैंक के कॉलम के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और 15 फरवरी को ही क्या पता चला कि ये चेक जो है 25,000 के चेक क्या हो गए, डिसऑनर हो गए, मतलब अब हमें इनका पेमेंट रिसीव नहीं होगा। तो इसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट साइड में एंटर किया जाएगा, कैश बुक के क्रेडिट साइड में 20 फेब को
बाय गुरप्रीत करके और बैंक के कॉलम को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ एक मैं करेक्शन करना चाहूंगी कि 20 फेब को पता चला कि चेक डिसऑनर हुए हैं, तो ये 20 फेब को एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। तो एक डबल, जब बिजनेस में एक डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है तो कैश डिस्काउंट को कहाँ एंटर किया जाता है, जनरल प्रॉपर में एंटर किया जाता है। माना जो रकम रिसीव होती है या जो रकम पे की जाती है उसकी एंट्री तो कैश बुक में की जाती है, और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव को कहाँ एंटर किया जाता है, जनरल प्रॉपर में एंटर किया जाता है। जैसे गुरप्रीत से हमें 25,000 रिसीव होने थे और हमें मिले कितने, 24,000 है ना, फाइनल सेटलमेंट हो गया 24,000 का, और हमने अलाउड डिस्काउंट कितना दिया, 1,000 का डिस्काउंट गुरप्रीत को दिया है। तो इसको कैसे एंटर करेंगी, तो कैश बुक में तो इसको डेबिट में टू गुरप्रीत करके और कैश कॉलम में 24,000 से क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। लेकिन 1,000 रुपीज जो डिस्काउंट अलाउड है उसको कहाँ एंटर किया जाएगा, जनरल प्रॉपर में क्या एंटर की जाएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गुरप्रीत अकाउंट, तो गुरप्रीत कितने से, 1,000। ठीक है, तो जो अमाउंट रिसीव हुई है उसकी एंट्री तो कैश बुक में की जाएगी और जो डिस्काउंट है उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में की जाएगी। एक डबल कॉलम कैश बुक बनाते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला क्या है, अमाउंट विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, मतलब व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अगर बैंक से कोई रकम निकाली गई है तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं की जाएगी। क्यों, क्योंकि ये रकम बिजनेस में नहीं आ रही है, कहाँ जा रही है, ड्रॉइंग अकाउंट में जा रही है। तो क्या किया जाएगा, बाय कैश बुक में क्रेडिट साइड से बाय ड्रॉइंग अकाउंट करके लिखा जाएगा और बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी। जैसे मान लीजिए 20 किसी डेट को, मान लीजिए 2 फरवरी को या किसी डेट को बैंक से कोई अमाउंट निकाली जा रही है पर्सनल यूज के लिए, तो इसे कैश बुक के क्रेडिट साइड में बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट करके लिखा जाएगा और बैंक के कॉलम में अमाउंट दर्ज की जाएगी। दूसरा क्या है, एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्समेंट ऑफ चेक मतलब चेक का बेचान करना, चेक को बेचना है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को चेक दे देना। मतलब चेक रिसीव तो किसी एक व्यक्ति से हुए हैं, उन्हें बैंक में नहीं जमा कराया जा रहा, बल्कि क्या किया जा रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है। मतलब रिसीव तो डेटर से हुए हैं चेक, और इन्हें किन्हें दिया जा रहा है, हमारे बिजनेस के क्रेडिटर्स को दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसे क्या बोला जाता है, एंडोर्समेंट ऑफ चेक, चेक का बेचान करना कहा जाता है। तो इसकी एंट्री किस तरह से होगी कैश बुक में, उसको देख लेते हैं। मान लीजिए 2 मार्च को अरुण से 20,000 के चेक रिसीव हुए, तो पहले तो चेक रिसीव होने की एंट्री किस तरफ होगी, कैश बुक के डेबिट साइड होगी 2 मार्च को टू अरुण करके, और ये कैश के कॉलम में एंटर किया जाएगा 20,000 को। कैश के कॉलम में क्यों, क्योंकि हमने पहले देखा कि अगर सेम डे अगर चेक को बैंक में नहीं जमा कराया जाता तो इसे कहाँ दर्ज किया जाता है, कैश के कॉलम में दर्ज किया जाता है। तो टू अरुण करके इसे कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड कैश के कॉलम में लिखा जाएगा। और मान लीजिए विशाल को यही चेक एंडोर्स कर दिए, कब, 5 मार्च को 20,000 के चेक एंडोर्स कर दिए, तो क्रेडिट साइड, कैश बुक के क्रेडिट साइड बाय विशाल करके और कैश के कॉलम में इस अमाउंट को लिख दिया जाएगा। तो ये एंट्री किसकी मानी जाएगी, ये वाली एंट्री मानी जाएगी एंडोर्समेंट ऑफ चेक की। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। तो बैंक जो बिजनेस को सर्विसेज देता है, यानी कि रुपए जमा कराना, रुपए निकालना, चेक देना, उसके बदले में क्या लेता है, चार्जेस लेता है ना, सर्विसेज के बदले में कुछ शुल्क लेता है, तो वो क्या कहलाता है, बैंक चार्जेस कहलाते हैं। ये बैंक चार्जेस सीधे ही हमारे बैंक अकाउंट से क्या कर दिए जाते हैं, डेबिट किए जाते हैं। पासबुक में ये किस तरफ दिखाए जाएंगे, बैंक पासबुक में ये डेबिट साइड दिखाए जाएंगे। तो इन्हें कैश बुक में कहाँ दिखाया जाएगा, क्रेडिट में दिखाया जाएगा। कहाँ दिखाया जाएगा, बैंक के कॉलम में क्रेडिट में दिखाया जाएगा। अच्छा, ये बैंक चार्जेस बैंक द्वारा मंथली, क्वार्टरली या ईयरली, हाफ ईयरली किसी भी तरह से वसूल किए जा सकते हैं, ये बैंक की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। तो इनको किस तरह से एंटर किया जाएगा, मान लीजिए 1,000 रुपए 31 मार्च को बैंक ने चार्जेस वसूल की, कितने, 1,000 रुपीज, तो इसको कैश बुक के क्रेडिट में बाय बैंक चार्जेस अकाउंट करके और बैंक के कॉलम में शो किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक चार्जेस ऑन डिसऑनर्ड चेक। कई बार क्या होता है, जो चेक डिसऑनर्ड हो जाते हैं, हमारे द्वारा जो चेक बैंक में डिपॉजिट किए गए वो क्या हो गए, डिसऑनर्ड हो गए, तो बैंक इन डिसऑनर्ड चेक पे भी क्या करता है, शुल्क वसूल करता है, चार्जेस वसूल करता है।
तो इन्हें क्या किया जाता है, इस अमाउंट को डिसऑनर चेक की अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है। मान लीजिए गुरप्रीत से 25,000 के जो चेक रिसीव हुए थे वो डिसऑनर हो गए और बैंक ने इस पे कितना शुल्क लगाया, चार्जेस कितने लगाए, 100 रुपए लगाए। तो अब गुरप्रीत अकाउंट को कितने से क्रेडिट किया जाएगा, 25,100 से क्रेडिट किया जाएगा, है ना। और कैश बुक में इसे कैसे एंटर किया जाएगा, बाय गुरप्रीत, और 25,100 से बैंक का कॉलम क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। कई बार क्या होता है, हमारे देनदार जो होते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं, उनके द्वारा हमारे बैंक अकाउंट में सीधे ही रकम जमा करा दी जाती है। ठीक है। तो उसको कैसे एंटर किया जाता है, उसको जब हमें सूचना मिलती है तो कैश बुक के डेबिट साइड में एंटर किया जाता है। कहाँ पे, बैंक कॉलम में, है ना। उस डेटर के नाम से कैश बुक के डेबिट साइड में एंटर किया जाएगा बैंक के कॉलम में। जैसे गुरप्रीत ने 25,000 रुपए सीधे ही हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिए, तो इसे फरवरी में मान लो डाले हैं, तो इसे कैश बुक के डेबिट साइड टू गुरप्रीत तक लिखा जाएगा और बैंक के कॉलम में 25,000 से एंट्री हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट, मतलब बैंक जब हमारी जमा रकम पर कोई ब्याज देता है ना, हमें रिसीव होता है इंटरेस्ट, तो इसे बैंक की पासबुक में तो क्रेडिट किया जाता है, तो हमारी कैश बुक में इसे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। किस नाम से, इंटरेस्ट के नाम से डेबिट किया जाएगा और अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी, बैंक के कॉलम में लिखी जाएगी। और ये इंटरेस्ट जो रिसीव होता है वो भी या तो क्वार्टरली रिसीव होता है, हाफ ईयरली रिसीव होता है या एनुअल रिसीव होता है। ठीक है। तो मान लीजिए 31 मार्च को हमें हमारी जमा रकम पर कितना ब्याज मिला है, 1,000 का ब्याज मिला है, तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश बुक के डेबिट में टू इंटरेस्ट अकाउंट से रिकॉर्ड किया जाएगा और अमाउंट का लिखी जाएगी, बैंक की कॉलम में लिखी जाएगी। इसी तरह होता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, मतलब ओवरड्राफ्ट मतलब हमारी जितनी जमा रकम थी उससे ज्यादा हमने रकम निकाली है, तो उस पे इंटरेस्ट जो है वो बैंक चार्ज करता है, लेता है हमसे। तो इस इंटरेस्ट को बैंक की हमारी पासबुक में किस तरफ दिखाया जाता है, डेबिट साइड दिखाया जाएगा। तो हमारी जो बिजनेस की कैश बुक होगी इसे किस तरफ दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। ठीक है ना। इससे हमारा क्योंकि बैंक बैलेंस कम होता है इस इंटरेस्ट से, तो इसे किस तरफ दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। किस नाम से, बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के नाम से दिखाया जाएगा और दिखाई जाएगी बैंक कॉलम में, क्रेडिट साइड में दिखाई जाएगी। मान लीजिए वही ये भी इंटरेस्ट जो ओवरड्राफ्ट है इस पर चार्ज कैसे होता है, ये क्वार्टरली चार्ज होता है, हाफ ईयरली या एनुअल चार्ज होता है। तो मान लीजिए 31 मार्च को हमारे बैंक हमारे ओवरड्राफ्ट का कितना इंटरेस्ट हुआ है, चार्ज 1,000 रुपीज चार्ज हुए। अच्छा, इन दोनों में से एक ही सिचुएशन होगी, या तो हमें जमा पर ब्याज मिलेगा या हमें ओवरड्राफ्ट पर ब्याज देना पड़ेगा। दोनों सिचुएशन नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमारा बैंक का बैलेंस या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर हमारा डेबिट बैलेंस होगा, मतलब हमारे डेबिट साइड ज्यादा है, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, हमने ज्यादा रकम निकाल दी है, तो हमें ओवरड्राफ्ट पे क्या देना पड़ेगा, बैंक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस इंटरेस्ट की तरफ लिखा जाएगा, कैश के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हमने देखी। अब हम डबल कॉलम कैश बुक को एक क्वेश्चन द्वारा समझेंगे। तो बोर्ड पे लिखे हुए को एक बार हम नोट कर लीजिए, देख लीजिए ताकि समझ में आ जाए। मैं बार बार बोर्ड का लिखा हुआ इसलिए दिखा रही हूँ, तो आप नोट्स बनाना चाहें तो इसमें से नोट्स बना सकते। डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये डीके गोयल जी की बुक के पेज नंबर 11.31 पर दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो रही हैं, जीएसटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो इसको एक बार पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, पढ़ लेती हूँ एक बार। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, ऑल्सो रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन जनरल। ठीक है। 2020 है ईयर। May 1 को क्या है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ₹15,600, ओवरड्राफ्ट एट बैंक ₹7,400। हिंदी में क्या दिया हुआ है, रोकड़ बाकी ₹15,600 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है 7,400 का।
ठीक है, यानी कि कैश और बैंक दोनों का बैलेंस दिया हुआ है। कैश का तो डेबिट बैलेंस है और बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट सेकंड को फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹30,000 आउट ऑफ विच ₹25,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। 30,000 पूंजी के और लगाए जिसमें से 25,000 बैंक में जमा करा दिए गए। थर्ड में को है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹15,000 प्लस CGST एंड SGST एज द रेट ऑफ 6% ईच। मोहन से ₹15,000 सूची मूल्य का माल उधार खरीदा जिस पे CGST और SGST 6% है, उसने हमें 20% के क्या दिए, व्यापारिक छूट दी है। नेक्स्ट है 6 को है सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश ₹13,000। मोहन का हिसाब 13,000 रुपये नकद दे के चुकता किया गया। 8th को एन अमाउंट ऑफ ₹2,500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। चतुर्वेदी एंड सन्स से 2,500 रुपये लेने थे जिन्हें पिछले वर्ष डूबत ऋणों में डाल दिया था, अब ये राशि प्राप्त हो गई है। 10th को क्या है कैश्ड अ चेक फॉर ₹7,500। बैंक द्वारा 7,500 रुपये चेक द्वारा 7,500 रुपये निकाले गए। इसी डेट को क्या है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस ₹3,000 एंड फॉर इनकम टैक्स ₹800। बैंक से घरेलू खर्चों के लिए 3,000 और आयकर के 800 रुपये निकलवाए। नेक्स्ट 14 को है सेल ऑफ ओल्ड चेयर फॉर ₹500 प्लस CGST एंड SGST एज द रेट ऑफ 6% ईच। पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। पुरानी कुर्सियां बेची 500 रुपये, CGST और SGST 6% है जिसपे भुगतान नकद प्राप्त किया। नेक्स्ट 15 को है रिसीव्ड फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y ₹2,200 डिस्काउंट अलाउड ₹100। X से Y के रुपए 2,200 प्राप्त किए और छूट दी 100 रुपये। नेक्स्ट है 20th को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश ₹4,201 इन फुल पेमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹4,400। नरेश से 4,400 रुपये के उसके खाते के पूर्ण भुगतान में कितने प्राप्त किए, 4,210 का चेक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है 22 को है चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश सेंड टू बैंक। मतलब नरेश से प्राप्त चेक को कहाँ जमा कराया, बैंक में जमा कराया। सेम डे नहीं जमा कराया, बाद में जमा कराया। 20 को तो रिसीव हुआ और 22 को जमा कराए। अच्छा नेक्स्ट है 25 को सागर चंद हु ओड ₹10,000 बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड अप 40 पैसा इन रुपीज। क्या है सागर चंद जी हमारा 10,000 से ऋणी था, वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया। उसने हमें ₹1 में 40 पैसे का भुगतान किया, मतलब 40% पेमेंट प्राप्त हुआ है उससे। 26 को है रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ अ लोन ऑफ ₹3,600 एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट ₹2,000 इनटू बैंक। ऋण के 3,600 प्राप्त हुए जिसमें से 2,000 बैंक में जमा करा दिए है ना, 1,600 तो अपने पास रखे और 2,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए गए। अच्छा आगे है 28 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश डिसऑनर्ड बैंक डेबिट ₹20 इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज चेक फॉर बैंक चार्जेस। नरेश से जो चेक प्राप्त हुआ था वो क्या हो गया, अनादरित हो गया, डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने इस पे क्या किया, 20 रुपये व्ययों के डेबिट कर दिए। अच्छा नेक्स्ट है लास्ट एंट्री क्या है 31 को है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ₹650 डिपॉजिटेड 50। नेक्स्ट लाइन क्या है डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹5,000 एट ऑफिस। बैंक ने 650 ब्याज की डेबिट किए और इसी डेट को क्या किया, कार्यालय में ऑफिस में 5,000 रखने के बाद समस्त शेष राशि बैंक में जमा करा दी गई। कहने का मतलब है कैश बैलेंस कितना रिटेन करना है 5,000 का, और जितना भी बाकी का कैश था वो क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, मैं दोनों को एक बार आपको दिखा देती हूँ, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे ये आपको कैश और बैंक कॉलम का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इधर कोई नाम नहीं दिया हुआ तो जगह छोड़ दी। इसके बाद नीचे लिखेंगे 2 कॉलम कैश बुक, और फॉर्मेट में क्या है, फर्स्ट कॉलम है डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF नंबर, फिर अमाउंट के 2 कॉलम है कैश एंड बैंक,
फिर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF नंबर, कैश और बैंक, इधर लेफ्ट साइड डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या ट्रांजैक्शन है, ऊपर ईयर डाला है 2020। फर्स्ट में को क्या है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड इज ₹15,600 एंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक इज ₹7,400। यानी कैश का बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस है, कितना है 15,600। तो वो डेबिट में मई फर्स्ट को टू बैलेंस बीडी करके 15,600 कैश के कॉलम में लिखा जाएगा। और ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है बैंक का, तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसे भी मई फर्स्ट डेट को बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट की तरफ लिखा जाएगा और बैंक के कॉलम में ₹7,400 लिख दिए जाएंगे। नेक्स्ट 2 मई को है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹30,000 आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। आगे कैपिटल लगाई कितनी, ₹30,000 कैपिटल और लगाई है उसने ऑनर ने, जिसमें से 25,000 यानी 25,000 रुपये कहाँ जमा करा दिए गए, बैंक में। तो इसे कहाँ एंटर किया जाएगा, कैश बुक के डेबिट में मई 2 को टू कैपिटल अकाउंट और कैश के कॉलम में 5,000 रुपये और बाकी के बैंक में जमा करा दिए गए हैं 25,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, 3 मई को परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹15,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। ठीक है, तो ये क्योंकि क्रेडिट में परचेज किया गया है मोहन से माल, लिस्ट प्राइस कितनी है उसकी 15,000 है, उस पर CGST और SGST कितना है 6% है। ही अलाउड अस अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। उसने हमें इस पर क्या किया है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसलिए इसको कहाँ किया जाएगा, जनरल प्रॉपर में एंटर किया जाएगा। कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि कैश बुक में खाली कैश ट्रांजेक्शन को ही एंटर किया जाता है। तो देख लेते हैं जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री क्या होती है। तो जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री क्या होगी, ऊपर जनरल का प्रोफार्मा बनाया गया, जनरल डेट, पर्टिकुलर्स, LF नंबर, डेबिट ₹, क्रेडिट ₹। मई 20 को ये किस डेट को ट्रांजेक्शन है, 3 मई को है ना। 3 मई को क्या एंट्री होगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000 से, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट होगा 720 से, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट होगा 720 से और मोहन का अकाउंट क्रेडिट होगा 13,440 से। नरेशन क्या देंगे, गुड्स ऑफ 15,000 परचेज ऑन क्रेडिट एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, तो ये अमाउंट कैसे आई है, 15,000 का माल परचेज किया है जिस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है, 3,000 रुपीज़ होता है। तो 3,000 रुपीज़ 15,000 में लेस होके 12,000 रुपीज़ परचेज अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे और इसी पर ही 6% CGST और SGST कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या है, मई 6 को है, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश 13,000। ठीक है ना, तो क्या मतलब है इसका कि मोहन का अकाउंट कितने में सेटल किया गया है, 13,000 पे करके उसका अकाउंट सेटल कर दिया गया है। तो क्योंकि कैश जा रही है इसलिए इसको कहाँ एंटर किया जाएगा, कैश बुक के क्रेडिट में मई 6 को बाय मोहन और अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी 13,000 कैश के कॉलम में लिखी जाएगी। और लेकिन मोहन को देने कितने थे, 13,440 रुपीज़ देने थे। तो उसको दिए कितने हैं, 13,000 पे किए। तो यानी बाकी की अमाउंट 4,040 की एंट्री कहाँ होगी, जनरल प्रॉपर में होगी। तो वो एंट्री भी देख लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड की जनरल प्रॉपर में क्या एंट्री होगी, मई 6 को मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नरेशन क्या देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट कितनी आएगी 440 रुपीज़। मोहन से को कितने देने थे, 13,440 रुपीज़ देने थे, जबकि हमने पे कितने किए 13,000 जो कैश बुक में एंटर कर लिए और 440 रुपीज़ की एंट्री कहाँ की जाएगी, जनरल प्रॉपर में की जाएगी। नेक्स्ट क्या है, 8 मई को है, एन अमाउंट ऑफ ₹2,500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर।
नाउ रिकवर्ड। मतलब 2500 रुपये की एक अमाउंट जो चतुर्वेदी एंड सन्स से ड्यू थी उसे क्या कर दिया गया, लास्ट ईयर बैड डेट्स मान के रिटर्न ऑफ कर दिया गया, लेकिन ये अमाउंट अब क्या हो गई है, रिकवर्ड हो गई है, प्राप्त हो गई है। तो क्योंकि अमाउंट रिसीव हुई है तो इसे कहाँ एंटर किया जाएगा, कैश बुक के डेबिट में May 8 को टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट और कैश के कॉलम में एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है 10th May को कैश्ड अ चेक ऑफ ₹7,500। फिर है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस ₹3,000 एंड फॉर इनकम टैक्स 800। यानी कि एक चेक कैश कराया गया बैंक से 7,500 का और बैंक से निकाले गए व्यक्तिगत खर्चों के लिए निकाले गए 3,000 रुपये और इनकम टैक्स के लिए निकाले गए 800 रुपये। तो इसकी कैश बुक में इसको किस तरह से एंटर किया जाएगा और देख लेते हैं। तो जो चेक्ड कैश है 7,500, ये तो क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, तो दोनों साइड एंट्री होगी। ये 10th May को डेबिट में क्या किया जाएगा, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट का लिखी जाएगी कैश के कॉलम में, LF नंबर के कॉलम में सी आ जाएगा, कॉन्ट्रा का डिनोट आ जाएगा, और क्रेडिट में May 10 को क्या होगा, बाय कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम से क्योंकि बैंक में से अमाउंट जा रही है तो बैंक को क्रेडिट किया जाएगा, तो 7,500 बैंक के कॉलम में लिखे जाएंगे, और यहाँ पे भी सी डिनोट कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है ना, कॉन्ट्रा एंट्री जैसे कि आपको पता है विपरीत प्रविष्टि वो होती है जो कि कैश बुक के दोनों कॉलम यानी कैश और बैंक कॉलम को भी इफेक्ट करती है और डेबिट एंड क्रेडिट साइड को भी इफेक्ट करती है। अच्छा, इसी डेट को क्या किए गए हैं, पर्सनल यूज़ के लिए 3,000 निकाले गए और इनकम टैक्स के लिए 800 रुपये निकाले गए हैं बैंक से। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये कहाँ क्रेडिट होंगे, ड्राइंग अकाउंट में, इसको ड्राइंग अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो क्योंकि कैश तो जा रही है, बैंक से कैश जा रही है, इसलिए क्रेडिट में इसको एंटर किया जाएगा May 10 को बाय ड्राइंग अकाउंट 3,800 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 14 May को सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स फॉर ₹500 प्लस CGST एंड SGST एज द रेट ऑफ 6% ईच, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। पुरानी कुर्सियाँ बेची गई 500 रुपये में, जिस पर 6% CGST और SGST रिसीव हुआ है, दोनों ही 6%, और कैसे रिसीव हुआ है, कैश में रिसीव हुआ है। तो कैश में रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड एंटर किया जाएगा इसको। May 14 को क्या एंट्री होगी, May 14 को कैश बुक की डेबिट साइड इसे एंटर किया जाएगा, टू फर्नीचर अकाउंट 500 रुपये, 500 रुपीज़ कैश के कॉलम में आ जाएंगे, डेबिट हो जाएंगी, और इन पर रिसीव हुए हैं 6% CGST और 6% SGST। तो टू आउटपुट CGST अकाउंट 30 और टू आउटपुट SGST अकाउंट 30 रुपीज़ कैश के कॉलम में एंटर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री है 15 May को रिसीव्ड फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y ₹2,200, फिर डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज़। तो X से किसके बिहाफ पे प्राप्त हुए, Y, यानी डेटर तो हमारा कौन था, Y था, लेकिन मनी किससे रिसीव हुई है, X से रिसीव हुई है। तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, कैश बुक के डेबिट में एंटर किया जाएगा, Y का अकाउंट है ना, Y के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो 15 May को टू वाइज अकाउंट, कैश क्योंकि रिसीव हो रही है तो कैश के कॉलम में 2,200 डेबिट कर दिए जाएंगे, और 100 रुपीज़ जो इसको डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको कहाँ एंटर किया जाएगा, जनरल प्रॉपर में एंटर किया जाएगा। तो वो भी देख लेते हैं जनरल प्रॉपर में। तो 15 May को डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कहाँ की जाएगी, जनरल प्रॉपर में। क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू Y 100 रुपीज़, और नरेशन क्या देंगे, डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट एंट्री है May 20 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश ₹4,210 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹4,400। यानी कि नरेश से कितने लेने थे, हमें 4,400 लेने थे, लेकिन उससे कितने रुपए का चेक मिला है, 4,210 का, यानी 4,210 रुपये का चेक मिला है, और उसको यानी कि डिस्काउंट कितना दिया गया, बाकी के 190 रुपीज़ का उसको क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। तो जितनी अमाउंट रिसीव्ड होगी उसको तो कैश में बुक में एंटर कर लिया जाएगा, और डिस्काउंट की कहाँ एंट्री की जाएगी, जनरल प्रॉपर में की जाएगी। तो देख लेते हैं May 20 को
टू नरेश, और इसे कैश के कॉलम में डेबिट किया जाएगा। ध्यान रखना मिला चेक है, लेकिन इसको एंटर कहाँ किया जा रहा है, कैश के कॉलम में। क्यों? क्योंकि आगे 22 को दिया हुआ है, मई 22 को दिया हुआ है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश सेंड टू बैंक, यानी कि जो नरेश से चेक मिला है उसको कहाँ भेजा है, बैंक में भेजा है। मिला तो 20 तारीख को है और हमने बैंक में कब जमा कराने दिया, 22 तारीख को। सेम डे चेक बैंक में नहीं जमा कराया, तो अगर सेम डे चेक नहीं जमा कराया तो इसे पहले कहाँ लिखते हैं, कैश के कॉलम में लिखते हैं। और अगर सेम डे ये जमा हो जाता, बैंक में सेम डे जमा कर देते, तो इसे कहाँ लिखा जाता, इस अमाउंट को बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा। अब 22 तारीख को क्या होगी, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी जमा करानी, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जनरल प्रॉपर में 190 रुपीज़ की एंट्री करनी है आगे, क्योंकि 190 रुपीज़ की हमें जनरल प्रॉपर में एंट्री करनी है। मई 20 को क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश, अमाउंट में कितना आएगा 190, और नरेशन क्या देंगे, डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट क्या है, 22 तारीख को मई 22 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश सेंड टू बैंक, यानी नरेश से जो चेक रिसीव हुआ उसको बैंक में जमा कराने के लिए भेजा गया। तो ये क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ये उसी तरह से जिस तरह से अमाउंट कैश में बैंक में जमा की जा रही है, तो इसकी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। मई 22 को डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, LF नंबर में वही C लिखा जाएगा और अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी, बैंक के कॉलम में लिखी जाएगी। यही एंट्री क्रेडिट साइड होगी मई 22 को बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी, कैश के कॉलम में 4210, और इधर भी लिख दिया जाएगा, C लिख दिया जाएगा, यानी कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है, मई 25 को सागर चंद हु ओड अस रुपीज 10,000 बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड अस 40 पैसे इन अ रुपी। सागर चंद था जो हमारा देनदार था, वो कितने का देनदार था, 10,000 का, है ना। उससे हमें कितने लेने थे, रुपए 10,000 लेने थे। वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया, और उसने हमें कितने चुकाए, 1 रुपए में से 40 पैसे चुकाए, यानी उसने 40% अमाउंट चुकाई है। तो जितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको तो कहाँ लिखा जाएगा, कैश बुक के डेबिट साइड लिखा जाएगा, और जितनी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है वो बैड डेट्स जो होंगे उसको कहाँ लिखा जाएगा, जनरल प्रॉपर में लिखा जाएगा। तो अमाउंट कितने हुए हैं, रिसीव कितने हुए हैं, 40% रिसीव हुए हैं, तो उसे तो कैश बुक के डेबिट में मई 25 को टू सागर चंद करके लिखा जाएगा, और कैश के कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 4,000। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो जो नाम है उसके आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि पर्सनल जो अकाउंट्स होते हैं उसमें अकाउंट वर्ड नहीं आता है। अब बाकी 6,000 को जनरल प्रॉपर में एंटर करेंगे। 6,000 की जनरल प्रॉपर में क्या एंट्री होगी, मई 25 को बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सागर चंद, अमाउंट 6,000 रुपीज, नरेशन क्या देंगे, बैड डेट्स ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ सागर चंद। नेक्स्ट क्या है, मई 26 को रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ अ लोन ऑफ ₹3,600 एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट ₹2,000 इन बैंक। एक लोन के रीपेमेंट में 3,600 रुपये रिसीव हुए हैं, जिसमें से 2,000 रुपये कहाँ जमा करा दिए गए, बैंक में जमा करा दिए गए। तो इसे कैश बुक के डेबिट साइड एंटर किया जाएगा। मई 26 टू लोन अकाउंट, बैंक के कॉलम में 2,000 रुपीज़ आ जाएंगे, और बाकी के 1,600 कहाँ आ जाएंगे, कैश के कॉलम में आ जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है, मई 28 को है चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश डिसऑनर्ड, बैंक डेबिट्स रुपीज 20 इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस चेक फॉर बैंक चार्जेस। नरेश से जो हमें चेक मिला था 4,210 का, वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, और बैंक ने इसके लिए 20 रुपये शुल्क वसूल किया है। तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा, कैश बुक के क्रेडिट में बाय नरेश, और अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी, बैंक के क्रेडिट में। चेक कितने का था, 4,210 का तो चेक था, इसमें 20 रुपीज़ चार्जेस और ऐड कर लिए, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, बैंक के कॉलम में 4,230 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी है कि नरेश को जब नरेश से चेक लिया था तो उसको 190 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था, तो अब वापस नरेश का अकाउंट क्या हो जाएगा, 4,400 से ही क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये 190 रुपीज़ जो हमने डिस्काउंट दिए थे वो भी उससे क्या कर लिए जाएंगे, डिस्काउंट वापस ले लिया जाएगा। तो इस डिस्काउंट अलाउड की रिवर्स एंट्री भी की जाएगी। वो कहाँ की जाएगी, जनरल प्रॉपर में की जाएगी, उसको भी देख लेते हैं।
तो डिस्काउंट अलाउड की रिवर्स एंट्री क्या होगी, जब हमने डिस्काउंट नरेश को दिया था तो क्या एंट्री करी थी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, जस्ट इसे रिवर्स कर दिया जाएगा, नरेश को डेबिट कर दिया जाएगा और डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा 190 से। नरेशन क्या देंगे, डिस्काउंट अलाउड टू नरेश विद ड्यू, डेट कौन सी है, वही May 28। नेक्स्ट May 31 को क्या ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ₹6050। आगे क्या दिया हुआ है, डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹5000 एट ऑफिस। पहले तो क्या लिखा गया है कि बैंक द्वारा 650 का इंटरेस्ट डेबिट किया गया है, तो बैंक ने तो बैंक पासबुक में ये इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, तो हमारी कैश बुक में ये इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जो भी चीज़ बैंक पासबुक में डेबिट होगी वो हमारी कैश बुक में क्रेडिट होगी, अगर बैंक पासबुक में जो क्रेडिट होता है वो हमारी कैश बुक में क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद ये बोल रहा है कि बैंक ने बिजनेस में 5000 रुपये की अमाउंट रख के बाकी का जितना भी कैश बैलेंस था वो कहाँ कर दिया गया, जमा करा दिया गया, बैंक में जमा करा दिया। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कैश बैलेंस है कितना। कैश बैलेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, कैश के डेबिट साइड का टोटल करेंगे और कैश की क्रेडिट साइड का टोटल करके और बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इस साइड का टोटल करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड जो है वो पूरा टोटल आ रहा है 43,170, यानी 43,170 रुपये डेबिट साइड टोटल आ रहा है अब तक का। और इधर का कैश कॉलम के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 17,210, यानी 17,210 रुपये। तो इसमें से माइनस करके देखेंगे तो हमारा बैलेंस बच रहा है 25,960, यानी 25,960 रुपये हमारा कैश बैलेंस होना चाहिए। लेकिन इसमें से क्या किए जा रहे हैं, 5,000 तो बैलेंस में रखे जा रहे हैं ना, अपने पास बिजनेस में रखे जा रहे हैं। तो बाय बैलेंस, एक मिनट, बैलेंस हमें कितना रखना है कैश का, 5,000 रुपीज़ बैलेंस रखना है। तो ये तो आ जाएगा 5,000 रुपीज़, और बाकी की अमाउंट जो है ये अमाउंट क्या आ जाएगी, हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है ना, ये बैलेंसिंग फिगर जो अमाउंट होगी, इस पूरे अमाउंट को कहाँ जमा करा दिया जा रहा है, कैश में बैंक में जमा करा दिया जा रहा है। तो 25,960 अपने वैसे आए थे, और ऐसे भी आप ऐसे टोटल करके भी निकाल सकते हो। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है 20,960 रुपीज़, ये कहाँ जमा करा दिए जाएंगे, बैंक में जमा करा दिए जाएंगे। तो इसकी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो कॉन्ट्रा एंट्री, जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है बैंक में जमा कराने की, क्रेडिट साइड तो बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी, कैश के कॉलम में, और इधर डेबिट साइड ये एंट्री होगी और डेबिट साइड यही एंट्री होगी 31 मई को टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी, बैंक के कॉलम में, सेम अमाउंट 20,960। अब हमें बाकी किसका बैलेंस निकालना है, बैंक के कॉलम का बैलेंस निकालना है। कैश के कॉलम का तो बैलेंस निकल गया 5,000। अब बैंक के कॉलम का बैलेंस कैसे निकालेंगे, इधर डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे, तो जो भी बैलेंस बचेगा वो क्या आ जाएगा, बैंक कॉलम का बैलेंस आ जाएगा। देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो बैंक की डेबिट साइड ये टोटल आ रहा है 52,170 रुपीज़, और क्रेडिट साइड इस अमाउंट का हमने टोटल किया यहाँ तक का, तो कितना आया 23,580 रुपीज़ अब तक का यहाँ का टोटल आया है। तो 52,170 में से 23,580 रुपीज़ माइनस करेंगे, तो बाकी का जो बैलेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक का बैलेंस हो जाएगा कितना, 28,590 रुपीज़। तो दोनों ही बैलेंस क्या आ रहे हैं, डेबिट बैलेंस आ रहे हैं। ठीक है ना, तो कैश का बैलेंस कितना है 5,000 और बैंक का बैलेंस कितना है 28,590। इसे क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट मंथ में ब्रॉड डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो ये कैरी डाउन है, नेक्स्ट मंथ में इसे ब्रॉड डाउन कर दिया जाएगा 1 जून को।
तो 1 जून को ये बैलेंस टू बैलेंस बीडी करके ब्रॉ डाउन करके कैश के कॉलम का तो कितना है 5000 और बैंक के कॉलम का कितना है 28,590। ये अगले महीने का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जून 1 का ये ओपनिंग बैलेंस है। तो आपको ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया और अच्छी तरह से। इसमें काफ़ी वेरिएशन है, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना, इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए नोटबुक में अपने आप खुद से इसकी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तो आपको डबल कॉलम कैश बुक का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जनरल प्रॉपर की एंट्रीज हैं, इनको भी आप देख लीजिए। इसमें टोटल नहीं किया हुआ बुक में, इसका ऑप्शनल है टोटल। मैं यहाँ पे जितनी अमाउंट है उसका टोटल और कर देती हूँ। ये जनरल प्रॉपर की एंट्रीज को भी देख लीजिए। इसी के साथ डबल कॉलम कैश बुक का मेरा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। आगे अब मैं पैटी कैश बुक विद एग्जाम्पल समझाऊंगी। तब तक आप ज़रूर देखते रहें क्लास विद मी और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।